गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू को। एंड आज से हमने शुरू करने जा रहा है जनरल नॉलेज के टॉप 1000 एमसीक्यू को। हमने आज से शुरू करेंगे और आज की ये पार्ट 1 क्वेश्चन रहे। हालांकि हमने ये जनरल नॉलेज के टॉप मतलब ये सिर्फ 1000 क्वेश्चन नहीं, लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसी चैनल में। एंड डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है एंड उसके साथ जनरल नॉलेज भी डिस्कस की जाती है। एंड आज से हमने शुरू करने जा रहे हैं टॉप 1000 एमसीक्यू को। एंड आज की ये पार्ट 1 क्वेश्चन रहे। डेली बेसिस में हमने करंट अफेयर 2 दिन के अंदर में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एंड जीके भी डिस्कस करेंगे, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो आज से हमने शुरू करने जा रहे हैं एंड आज भी ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। स्टडी ऑफ स्टोमक इज नोन एज स्टडी ऑफ स्टोमक, ये क्या कहा जाता है? ये है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्टोमक, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। एंड ये जो कि नॉर्मल फंक्शन एंड डिजीज़ को स्टडी करना, जो स्टोमक के बारे में नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करना, उसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। जो कि मतलब सिर्फ स्टोमक नहीं, ओसोफागस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन, रेक्टम, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, बाइल, इसके बारे में भी स्टडी करना, यह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। एंड जब भी ये स्टडी वाला प्रश्न आता है, मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो कि ये हो गया स्टडी जो कि स्टोमक के बारे में स्टडी करना। एंड और भी हमने कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ भी रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी के बारे में, जो कि ह्यूमन बॉडी के वेरियस जो पार्ट रहे इसका स्टडी के बारे में। स्टडी ऑफ किडनी आपको पूछे तो ये है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट ये है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन ये है ओस्टियोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ ब्रेन ये है न्यूरोसाइंस। स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोसाइंस, या फिर आप न्यूरल साइंस भी कह सकते हो। न्यूरोसाइंस, स्टडी ऑफ ब्रेन। एंड स्टडी ऑफ कैंसर ये है ऑन्कोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ सेल ये है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, याद रखिएगा। सो एंड और ये जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ये जो कि स्टडी ऑफ स्टोमक हो गया। एंड आपको ये जो कैलोलॉजी देख रहा है, ये जो ऑप्शन ए पर है, जो कैलोलॉजी ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, याद रखिएगा। एंड डर्माटोलॉजी ये है स्टडी ऑफ स्किन। हेपाटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ लिवर, याद रखिएगा। एंड और आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करना आपको पूछे तो, जो कि गायनेकोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज कोलन। इंपॉर्टेंट है, हमने अभी करेंटली जो कोलन डिस्कस की, जो कि स्टडी करना गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है, स्टडी करना स्टोमक के बारे में। मतलब ये जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, भले ही कम ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इम्पोर्टेंट पूरी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट को ये है जो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज कोलन। कौन सी पार्ट की बॉडी को, जो कि बॉडी की कौन सी पार्ट को कोलन कहा जाता है? मतलब जो ओसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम, पैनक्रिया, जो हमने अभी करंटली डिस्कस की, जो इसके बारे में स्टडी करने के लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। एंड ये कोलन किसे कहा जाता है? कोलन ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी से ही होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखिएगा। एंड ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से आपको सबसे अधिक लेंथ आपको पूछे तो ये कौन सी होगा, याद रखिएगा। मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि यही लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज है
लार्ज इंटेस्टाइन मतलब इसका ब्रॉड आपको पूछे तो जो कि इसका चौड़ाई ज़्यादा होती है, बट लेंथ आपको पूछे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होगा। मतलब आपको इसका साइज आपको पूछे तो लार्ज इंटेस्टाइन की साइज है ये है, साइज ये है 5 फीट या फिर 1.5 मीटर इसका साइज है। एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होती है, बट ये इसका जो चौड़ाई इसका ये ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपको पूछे तो ये 22 फीट होगा। याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन को जो कि कोलेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, एडिबल पार्ट ऑफ शुगर कैन इज नोन एज। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ शुगर कैन के जो एडिबल पार्ट ये है स्टेम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा स्टेम। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, एंटासिड इज ए यूज टू ट्रीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इम्पोर्टेंट है जो एंटासिड रहे ना, एंटासिड क्यों यूज की जाती है एंड ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। याद रखिएगा ये जो ऑप्शन में रहे मतलब इंडाइजेशन या फिर ब्लड प्रेशर एंड कॉमन कोल्ड या फिर डायरिया। याद रखिएगा ये है ऑप्शन ए सही होगा इंडाइजेशन। ऑप्शन ए सही होगा इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए यूज की जाती है एंटासिड। एंड ये जो एंटासिड है ना इसका आपको फॉर्मूला आपको पूछे तो एंटासिड का ये है MgOH2। याद रखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये एंटासिड का फॉर्मूला है। एंड याद रखिए एंड जो ब्लड प्रेशर ये जो कि ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर रहे। याद रखिए ये एंटासिड जो कि यूज की जाती है इंडाइजेशन के लिए एंड इसका फॉर्मूला है MgOH2। MgOH2। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, व्हाट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज द डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो डायस्टोलिक प्रेशर है, एक रहे सिस्टोलिक प्रेशर एंड और एक रहे डायस्टोलिक प्रेशर। ह्यूमन बॉडी की डायस्टोलिक प्रेशर कौन सी है। याद रखिएगा डायस्टोलिक प्रेशर आपको पूछे तो ये 80 mmHg होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 80 mmHg। याद रखिए ये मतलब आपको सिस्टोलिक पूछे तो सिस्टोलिक ये है 120 mmHg। याद रखिए सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर जो कि 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर ये है 120 डिवाइडेड बाई 80। इसका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का इसका जो रेशियो है। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 6, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज नोन एज। पोटैटो की जो एडिबल पार्ट हमने अभी करेंटली डिस्कस की, जो एडिबल पार्ट ऑफ शुगर कैन ये है स्टेम। एंड एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो की जो एडिबल पार्ट आपको पूछे तो ये कौन सी होगा, ये स्टेम होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टेम। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिसिस। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायलिसिस है ना इसका मीनिंग क्या है। और याद रखिए ऑप्शन ए पर है स्टडी ऑफ डायबिटीज़ के बारे में स्टडी करना, या फिर हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन एंड सी पर है प्योरिफिकेशन ऑफ हार्मोन एंड डी पर है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड। यही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड। आर्टिफिशियल मेथड के माध्यम से जो कि ब्लड को प्यूरीफाई की जाती है। मतलब ये एक ऐसा ही एक मशीन रहे, इसका नाम है डायलाइजर, जिसके माध्यम से जो कि आर्टिफिशियल मेथड के माध्यम से प्यूरीफाई की जाती है ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो किडनी रहे, याद रखिए जो ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए किडनी एंड जो कि लंग्स हेल्प करती है ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए। बट किडनी का भूमिका बहुत ही ज़्यादा रहे किडनी का महत्वपूर्ण ज़्यादा रहे। एंड
ह्यूमन बॉडी में जब किडनी की फेल्योर होने से, जब फेल हो जाती है, फेल्योर होने से जबकि मतलब किडनी काम करना बंद कर दे, तो ये डायलिसिस, और डायलिसिस का और भी एक नाम रहे, वो है याद रखिएगा, हेमोडायलिसिस। डायलिसिस या फिर हेमोडायलिसिस भी कहा जाता है। और इसके माध्यम से जो कि ब्लड को प्यूरिफाई की जाती है। एंड ये मशीन का नाम आपको पूछे तो ये है डायलाइजर। डायलाइजर ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए किडनी एंड लंग्स हेल्प करती है। एंड बट मैक्सिमम जो प्यूरिफाई होती है ये है किडनी में। जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ बनते हैं एंड बनने में हेल्प करती है लंग्स। सो याद रखिएगा ये सभी को, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड। एंड ये प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऐसे तो कोई भी नहीं, ऐसे नहीं कुछ भी। एंड हेमोग्लोबिन प्रिपरेशन ये भी नहीं रहे। एंड स्टडी ऑफ डायबिटीज़, इसे क्या कहा जाता है? मतलब ये स्टडी ऑफ डायबिटीज़ आपको पूछे तो ये है जो कि DPP या फिर डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, DPP या फिर डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम के माध्यम से इसके स्टडी की जाती है। एंड ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से ये डायबिटीज़ होती है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 8, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड के फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट है। जो किडनी रहे जो कि ब्लड प्यूरिफाई करती है, एंड लंग्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं लंग्स में। एंड ये जो हार्ट आपको पूछे तो जो कि ये ब्लड कैरी करने में सहायता करती है, कैरी करने में। एंड ये जो स्वेट ग्लैंड रहे ना, स्वेट ग्लैंड जो कि ब्लड से सॉल्ट एंड जो वाटर ये रिमूव करती है। एंड इसका जो मेन रोल क्या रहा है, ये तो हो गया जो कि ब्लड से जो वाटर एंड सॉल्ट रिमूव हो जाती है स्वेट ग्लैंड से। एंड इसका जो मेन फंक्शन क्या रहा है, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड रहे ये कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन रहे इसका। बॉडी टेम्परेचर मतलब गर्मियों के मौसम में जब आपको गर्मी लगे तब बॉडी से जो स्वेट निकलती है ये मतलब आपको बॉडी को कूल कर देती है, ठंडे रखती है। सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, स्वेट ग्लैंड जो कि वाटर मतलब जो स्वेट रहे, जब स्वेट निकालने के बाद जब ये आपका बॉडी से एवापोरेट हो जाती है, एवापोरेट होने से स्किन कूल हो जाती है। एंड ह्यूमन बॉडी की आपको टेम्परेचर पूछे तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर आपको पूछे तो ये है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस एंड इसका जो टेम्परेचर है। एंड ह्यूमन बॉडी जो कि ये वार्म ब्लडेड है, बट आपको इंसेक्ट, स्नेक ऐसे आपको पूछे तो ये कोल्ड ब्लडेड होगा, बट ह्यूमन बॉडी जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल है। एंड टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर आपको 98.6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होगा, और 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। एंड ये जो सेल्सियस से जो फ़ारेनहाइट, इसका एक फार्मूला रहा है, फार्मूला में भी आपको बताया है, मैंने आपको बताया कई बार बताया है, और मैं आपको और भी याद करा दूँ। ये है इसका जो फार्मूला है ना, जो कि सेल्सियस से ये फ़ारेनहाइट, ये है फार्मूला, ये है 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से ये फ़ारेनहाइट बनती है। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस रहे, जब आपको मतलब 1 डिग्री पूछा जाए तो ये 0 डिग्री रिप्लेस करके 1 डिग्री आपको यहाँ पुट करना। एंड 37 डिग्री सेल्सियस आपको पूछे तो ये 0 डिग्री रिप्लेस करके 37 डिग्री पुट करना। एंड इसका आंसर जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9, व्हाट इज़ द ऑप्थेल्मोलॉजी? व्हाट इज़ द ऑप्थेल्मोलॉजी? ये है
ऑप्शन जो ए पर है, ब्रेन के बारे में स्टडी करना, ये तो नहीं होगा। अभी हमने करेंटली डिस्कस की पूरी डिटेल के साथ, ये सभी जो ये ऑप्शन में रहे सभी को डिस्कस की, बट ऑप्थेल्मोलॉजी का हमने डिस्कस नहीं की है। ये याद रखिएगा, स्टडी ऑफ आई या फिर बोन या फिर लिवर। ऑप्शन बी सही होगा, स्टडी ऑफ आई। मैंने आपको बताया ये जो ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, ये है न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड न्यूरोलॉजी भी कहा जाता है। एंड स्टडी ऑफ बोन ये है ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन ये है ओस्टियोलॉजी। एंड लिवर के बारे में स्टडी करना ये है हेपाटोलॉजी, लिवर के बारे में स्टडी करना ये है हेपाटोलॉजी। एंड नेफ्रोलॉजी आपको पूछे तो किडनी के बारे में स्टडी करना, एंड बोन के बारे में तो ओस्टियोलॉजी हो गया। न्यूरो साइंस या फिर न्यूरल साइंस, स्टडी ऑफ ब्रेन। एंड कैंसर के बारे में स्टडी करना ये है ऑन्कोलॉजी। और ह्यूमन ब्यूटी के बारे में स्टडी करना जो कि कैलोलॉजी कहा जाता है। और सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। स्किन के बारे में डर्माटोलॉजी, लिवर हेपाटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि गायनिकोलॉजी। सो याद रखना, बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, मिनिमम डिस्टेंस फॉर ए क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज डैश। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई ये है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। और आपको ह्यूमन आई की मतलब आपको ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि ह्यूमन आई कितने डिग्री तक देख सकता है। यह है 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक ह्यूमन की तो दोनों आँखें देख सकती है। और एक आँखें पूछे तो ये है 150 डिग्री। ऐसा क्यों? मतलब एक आँखें जो कि 150 डिग्री, बट दोनों आँखें 180 डिग्री तक देख सकता है, क्योंकि ये दोनों आई वन साइड में रहे, एक ही साइड में रहे इसलिए। सो और ये 25 सेंटीमीटर जो कि ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। एंड और याद रखना, और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको पूछे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये इन्फिनिटी तक होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस ये है इन्फिनिटी तक, याद रखिएगा। मतलब ये 180 जो कि ह्यूमन आई की दोनों आंखें देख सकते हैं, याद रखिएगा। एंड 150 जो कि एक आंखें देख सकते हैं। मतलब ऐसे मानो कि आपके जो आंखें रहे, यदि आप मतलब ऑपोजिट साइड में होते तो ज़्यादा पार्ट आप देख सकते हो, बट ऐसे तो नहीं है, एक ही साइड में रहे आंखें। सो फ्रेंड, आज की ये रही इम्पोर्टेंट MCQ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। और आज की ये रहे पार्ट 1 क्वेश्चन, और उसी तरह हमने डिस्कस करेंगे 1000 MCQ। मतलब डेली करंट अफेयर तो डिस्कस की जा रहा है, एंड इम्पोर्टेंट GK भी डिस्कस की जाएगी। जितना भी आपके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।